नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी हरियाणा की, हरियाणा विधानसभा चुनाव की। अब परीक्षा की घड़ी खत्म हो रही है और ईवीएम में किस्मत कैद होने जा रही है। 90 सीट हैं हरियाणा विधानसभा की। कल वहां पर वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को मंगलवार का दिन किसका मंगल होगा, किसकी सरकार बनेगी, अब यह तय होने वाला है। तो ताल ठोक दी गई है, मुद्दे तय, चेहरे उन्होंने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी। सवाल अब ये, कौन बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा में? क्या हैट्रिक लगाने वाली है बीजेपी या दरअसल कांग्रेस वापसी करेगी? और इसमें हरियाणा का एक दिलचस्प इतिहास भी है। उस इतिहास के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक पुरानी कहावत भी है हरियाणा की, गांव बस्यानी मंगते आंडगे। और ये कांग्रेस जो 10 साल बाद सपना संजो रही है हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने का, उस पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। अब गांव बस्यानी यानी कि अभी वोट नहीं डले, कल मतदान होना है। और किसकी बहुमत आएगी नहीं आएगी ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन कांग्रेस की कद्दावर नेता और बहुत सुर्खियों में रही हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव की तैयारियों के दौरान, प्रचार प्रसार के दौरान, कुमारी शैलजा सिरसा से लोकसभा चुनाव जीत कर आई हैं, सांसद हो चुकी हैं। लेकिन आज उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में क्या बोली कुमारी शैलजा कि सीएम की रेस में कुछ लोग होंगे, उनमें शैलजा का भी नाम है। कुमारी शैलजा का नाम हाईकमान इग्नोर नहीं कर सकता। मैं हूं ना, उस तर्ज पर ताल ठोकी जा रही है और क्या चुनौती भी दी जा रही है आला कमान को कि आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। चुनौती दी जा रही है या आशीर्वाद भी मिला है कुछ? राजनीति में लेयर्स बहुत होती हैं, परतें बहुत होती हैं, परत में परत और अंदर कुछ और छिपा हो सकता है। पहले कुमारी शैलजा ने ताल क्या ठोकी, उस पर एक नजर डाल लीजिए। Who would be चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट? कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में बाय एंड लार्ज नहीं डिक्लेयर करती। ओनली हाई कमांड विल हैव टू डिसाइड। देयर आर फ्यू पीपल हु वुड बी इन द कंसिडरेशन जोन एंड आई थिंक शैलजा वुड बी देयर। शैलजा को हाई कमांड नजरअंदाज तो नहीं करेगा। चीफ मिनिस्टर तो कुमारी शैलजा को लगता है कि हाई कमान इग्नोर नहीं कर सकता। अब ये आत्मविश्वास कहां से आया? या ललकार रही है। आत्मविश्वास शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि कल प्रचार का आखिरी दिन था, फिर से गायब हो गई कुमारी शैलजा प्रचार से। वो नारायणगढ़ में ताल ठोकी गई, हाथ से हाथ मिलवाए राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, लेकिन दिल फिर भी नहीं मिल पाए और कल वो गायब हो गई थी। और पता लगा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की आधे घंटे की। तो सोनिया गांधी से कुछ आशीर्वाद मिल गया है क्या अभी से? इसलिए वो ये बात कह रही हैं। या वहां भी बात नहीं बनी तो अब कोप भवन में आकर कुमारी शैलजा कह रही हैं मैं तो कुछ कर नहीं पाई, तो पर मैंने खूंटा गाड़ दिया है, मैं तो मुख्यमंत्री की रेस में हूं। पर इसमें दरअसल बड़ा सवाल क्या ये छिपा हुआ है कि कहां अशोक तंवर, एक और दलित नेता, और सिरसा से कुमारी शैलजा ने ही अशोक तंवर को हराया। अशोक तंवर यूथ कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी थे हरियाणा कांग्रेस के। अक्टूबर 2019 में वो छोड़कर चले गए थे। और दलितों के अपमान, कुमारी शैलजा के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उसे एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाने की कोशिश की थी। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा दांव चला, आखिरी दिन अशोक तंवर को कल महेंद्रगढ़ में पार्टी में घर वापसी कराकर कि औंधे मुंह गिरती दिखाई दी बीजेपी। अब बीजेपी को फिर सांस लेने का मौका मिलता है क्या?
फिर यह मुद्दा बढ़ता है, क्या अंतर कलह कर वोटिंग पर भी असर डालेगी क्या? यह खेमेबाजी जो कांग्रेस की पुरानी बीमारी है, यह दिक्कत देगी क्या? उधर बीजेपी भी ऐसा नहीं है, आंतरिक कलह से परे है। मनसा देवी मंदिर गए आज नायब सिंह सैनी, आशीर्वाद लिया। भगवान का आशीर्वाद लेना सबको पड़ जाता है। लाडवा में पिछले 2 दिनों में वहां जो पोस्टर्स थे, सब में से मनोहर लाल खट्टर को उनकी तस्वीर गायब होती दिखाई दी। तो नायब सिंह सैनी को ही बड़ा चेहरा बनाकर अब ताल ठोकने की कोशिश की जा रही है, और जो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर दिख रहा है, उसे खारिज करने के लिए मनोहर लाल खट्टर हर जगह से बाहर हो गए हैं क्या? अनिल विज वहां भी अब प्रवासी पक्षी पंछी बता दिया उन्होंने अशोक तंवर को, भाई टिकट आपने दी ना। अभी अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार तो बीजेपी ने बनाया, पर उनका मन भी हिलोरे मार रहा है कि मुख्यमंत्री तो मैं बनना चाहिए, मैं सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हूं अब बीजेपी में। तो दोनों जगह सीएम को लेकर, सीएम पद को लेकर एक घमासान भी दिख रहा है, और मुद्दे तो तय होते दिखे और उसके बारे में हम तफसील से चर्चा कर चुके हैं, तो अभी उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं। पर आखिरी दिनों में आखिरी दांव भी खेलने का मौका मिल गया है क्या बीजेपी को, और यह मौका क्या ड्रग्स की शक्ल में, नशीले पदार्थों की शक्ल में बीजेपी को हाथ लग गया क्या? और वो इसलिए क्योंकि 5,600 करोड़, ये 6,500 करोड़ भी बहुत से लोग बता रहे हैं, इसकी एक खेप मिली दिल्ली में, और इसका सरगना किंगपिन बताया गया तुषार गोयल, जो 2021-22 तक यूथ कांग्रेस के आरटीआई विंग से जुड़ा हुआ था। उसकी डिटेल्स में, बायो डिटेल्स में यह बात थी, लेकिन 2022 में उसे कांग्रेस ने हटा दिया, कांग्रेस से निकाल दिया गया था। पर निकालने से बात दिमाग से निकल जाएगी क्या? और इसे निकलने ना देने का मन बीजेपी बनाती दिखी है। कल से ही हमलावर थी, लेकिन आज बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार, उनके चाणक्य अमित शाह ने ट्वीट भी किया कि एक और मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए 0 टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और पूरे उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ है वो सभी ने देखा है। कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है, जबकि मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की तरफ ले जा रही है। खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण भी वैसे हुआ था। हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा यह बन रहा है क्योंकि विनेश फोगाट वहां पर कांग्रेस ने जुलाना से उतार दी है। तो अब युवाओं को पकड़ने की भी कोशिश है, और इसमें ड्रग्स का ये इतना बड़ा कंसाइनमेंट मिलना जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है। पर जिस तरह से बीजेपी ताल ठोक रही है कि हरियाणा, पंजाब में नशा मुक्त हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कांग्रेस इसे बढ़ावा दे रही है, तो कुछ आरोप बीजेपी की तरफ भी उंगलियां करते दिखाई देते हैं। और यहां पर मैं 2021-22 गुजरात से जो खबरें आई थी उनका जिक्र करना चाहूंगा। 2021 में 2,988 किलोग्राम हेरोइन और कोकेन ये जब्त की गई थी। इनकी कीमत आंकी गई थी 21,000 करोड़। दिल्ली में जो मिला वो भी छोटा अमाउंट नहीं है, 5,600 करोड़ की 598 किलो के करीब बताई जा रही है, यहां 2,988 किलो। और अगले साल जून में 1 जून, मैं तारीख भी बता रहा हूं, पवन खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया हेड हैं कांग्रेस के,
उन्होंने कहा कि जो जून 2021 में 2,988 किलोग्राम की जब्ती तो दिखा दी, 25 टन था दरअसल वो नशीले पदार्थों का कंसाइनमेंट, और इनकी कुल वैल्यू 1,75,000 करोड़ थी, 1.25 लाख करोड़। तो अब ये आरोप, नशे का खेल, किसकी संलिप्तता, किसका हाथ तस्करों के सर पर, इसकी गूंज अब कितनी दिख रही है। और आखिरी चंद कुछ घंटों में हरियाणा के चुनावी खेल में क्या कुछ ट्विस्ट भी आ सकता है, या दरअसल मन बना लेता है मतदाता और आखिरी दिनों में बस फ्लोटिंग वोटर तक बात सीमित रह जाती है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और पहला सवाल मुख्यमंत्री को लेकर, हरियाणा में कल मतदान, कांग्रेस में सीएम पर जारी खींचतान, और हरियाणा में चुनाव, ड्रग्स पर आखिरी दांव। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से उनके वरिष्ठ नेता हैं सुधांशु मित्तल, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वाति मलिक, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर भी हैं विनोद शर्मा, बलवंत तक्षक साहब एक और वरिष्ठ पत्रकार, और हरियाणा पर विशेष इनकी निगाहें रहती हैं विनोद शर्मा, और हमारे एक और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। 2 विनोद हैं आज पैनल में। ये राष्ट्रीय राजनीति पर भी नजर रखते हैं और इस चुनाव के, किसी भी विधानसभा चुनाव के राष्ट्रीय राजनीति में क्या मायने होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन स्वाति, गांव बसिया नहीं मांगते आंडगे, मतलब कल तो मतदान होना है और कुमारी शैलजा न्यू कहती है कि भाई मुझे इग्नोर नहीं किया जा सकता, मैं भी हूं रेस में, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकती हूं। संदीप जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि गांव बस्तानी ममते पहला आएंगे, पर ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं करता, हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं लगता। हमारी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबको बोलने का हक है, सबको अपना पक्ष रखने का हक है। यहाँ कोई डिक्टेटरशिप है नहीं कि भाई हम कोई स्टेटमेंट ये दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। शैलजा जी को जो लगा उन्होंने बोला, भूपेंद्र हुड्डा जी को जो लगेगा वो बोलेंगे। ये सारे सीनियर लीडर हैं और उन्होंने खुद बोला है कि ये आंतरिक लोकतंत्र के साथ साथ इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है स्वाति, इसे अराजकता भी कह सकते हैं कि साथ साथ चलेंगे नहीं। वो राहुल गांधी, वो उन्होंने बोला ना, शेर है हमारे कार्यकर्ता, शेर है हमारे नेता, शेर आपस में लड़ भी लेते हैं, इनको साथ चलाने का काम मेरा है। वो हाथ तो मिलवाए नारायणगढ़ में, दिल तो नहीं मिले। ये तो कल प्रचार में भी नहीं गई कुमारी शैलजा। इससे आप कहो कि ताकत मिल रही है कांग्रेस को, तो थोड़ा मुझे समझने में दिक्कत हो जाएगी। देखो, ये ना सिर्फ ऑप्टिक्स की बात होगी संदीप जी। ये आपने देखा हो कर्नाटका के इलेक्शन में भी सेम बिल्कुल यूं की यूं बात हुई थी, सीनियर लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट विद इन कांग्रेस इन कर्नाटका, यही बातें कर्नाटका इलेक्शन में आई थी। हम जीते भी, हमने सरकार भी बनाई और चला भी रहे हैं। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, आपस में बातों में डिस्प्यूट है। सारे सीनियर लीडर हैं, सबको एक जैसे मैंने पहले बोला, सबको अपना पक्ष रखने का हक है, तो उन्होंने अपनी बात कह दी। पर सबके सब ये भी कह रहे हैं कि जो सीनियर लीडरशिप, जो हाईकमांड डिसाइड करेगी वो ही मानी जाएगी। कोई ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही रेबल होके यहाँ चल पड़े हैं, बिल्कुल ही छोड़ के चले जाएंगे, कोई धमकियां नहीं दे रहा। एक पॉलिटिक्स है, ये तो राजनीति है संदीप जी, आपसे ज्यादा कौन जानेगा ये। तो कल वो इतनी बढ़िया राजनीतिक रणनीति आप अपनाते दिखे, बीजेपी को उसी के खेल में पस्त करते, मात देते आप दिखाई दिए। 1 बजे तक अशोक तंवर बीजेपी के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे और 3 बजे वो महेंद्रगढ़ में सीधा मंच पर आकर घर वापसी कर ले गए। कानो कान खबर नहीं हुई बीजेपी को। वो बीजेपी, दलितों का अपमान हो गया जी, ये तो पूछते नहीं, ये आरक्षण विरोधी हैं, सारे आरोप औंधे मुंह गिरते दिखे। आज फिर हवा दे रही है कुमारी शैलजा। नहीं, देखो पॉलिटिक्स है ना, नेवर अ बोरिंग डे, नेवर अ डल डे। You don't let the day become boring. No, that is with all the parties. That is what keeps the Indian politics so interesting, that we have discussions with you. लेकिन आप देखेंगे तो चलता रहता है ऊपर नीचे। अब कल वोट हो जाएंगे, हमें पता है we are going to win it, the kind of margin, the kind of field work that the Congress। वो एलनाबाद में रैली हो रही थी, न्यू पता लग गया, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।
वो जाना था प्रचार करने, वो हेलीकॉप्टर खराब हो गया। हेलीकॉप्टर भी कुमारी शैलजा का ही। और एलनाबाद से जो आदमी है आपका उम्मीदवार है वो हुड्डा कैंप का है, ये तो दुनिया जानती है। सर ये तो देखो, अब मैं इस बात के बारे में तो क्या बोल सकते हैं, हेलीकॉप्टर का हो गया खराब। गलत तो जानकारी नहीं मेरी। नहीं मुझे नहीं पता सर, आप देखो मैंने बोला ना, इसलिए आपकी पत्रकारिता से हमारा कंपटीशन नहीं हो सकता, आपकी जानकारी हमेशा हमसे ऊपर रहेगी। पर ये ऐसी कोई अगर हेलीकॉप्टर खराब हो भी गया तो चलो, मशीनरी देयर कैन बी वो तो ठीक हो जाए, वो तो छोटी मोटी बात है। बड़ी बात है क्या है संदीप जी, आज ये बताओ कल कितनी वोटों से आप हमें जिता रहे हो, कितनी हमें परसेंटेज दिला रहे हो, वो उस बात पे आओ आप। हम तो पूछने का काम है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, जो दिखेगा वही बताएंगे और सवाल में पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये अंतरकलह आपका पीछा छोड़ती नहीं दिखाई दे रही है, अभी इसका आपने खुलकर जवाब नहीं दिया मुझे। देखो कौन सी बात का, देखो हमारे सीनियर लीडर हैं हरियाणा में, ऐसी हमारी वो पार्टी नहीं है जो एक ही लीडर को आगे रखेगी, ठीक है। हुड्डा जी से पहले भी बाकी सीनियर लीडर कांग्रेस के होते थे, बाकी जो सीएम रहे कांग्रेस के होते थे, अलग अलग आए हैं, अलग अलग आगे भी आते रहेंगे। ये तो डिस्कशन वाली बात है। एक बार कल इलेक्शन हो जाए, हमारा रिजल्ट भी हमें पता है कितना बढ़िया आने वाला है, सब बैठेंगे सब डिसाइड करेंगे, एक जना इसमें डिसाइड करता है। प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही, प्रधानमंत्री 4 रैलियां की, हालांकि 2014 में 11 रैलियां की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, 2019 में 7 रैलियां की, इस बार 4 ही की। पर उन्होंने याद दिलाया आप लोगों को कि वो ध्यान है मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, वहां भी आप कीजिए, मध्य प्रदेश तो हम जीत गए, और उसमें भी कोई इधर मुंह किए हुए घूम रहा था, कोई उधर मुंह किए हुए घूम रहा था। कमलनाथ अपनी चला रहे थे, दिग्विजय सिंह अपनी दुनिया में थे, अरुण यादव कहीं और जा रहे थे, जीतू पटवारी कहीं और जा रहे थे। वो सही तो नहीं कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, बड़े कंसर्न थे आपके बारे में। जी मोदी जी हमेशा कांग्रेस के बारे में कंसर्न होते हैं। 10 साल राज करके भी कांग्रेस की कमियां, कांग्रेस के छोटे पॉइंट वो गिनवाते रहेंगे। यूं अपनी अभी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दिखा रहे। 10 साल राज करके भी अपनी मार्कशीट है ही नहीं उनके पास। कोई भी भाषण उठा लो आप उनका, हिमाचल में गए थे वहां क्या हुआ, सारी जगह तो अप डाउन चलते रहते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में वो आपने देखा कैसे धोखे से सरकार बनाई है। तो ये तो मोदी जी के भाषण को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो कर्नाटका भी गए थे, वहां उन्होंने देखा, पर वहां भी हम जीते और वहां सरकार भी चला रहे हैं। तो उनका वही मैं कह रहा हूं ना, 10 साल राज कर लिया इन्होंने, आज तक अपनी रिपोर्ट कार्ड नहीं है इनके पास। अपना रिपोर्ट कार्ड। सुधांशु मित्तल, क्या जायज सवाल पूछ रही हैं यहाँ पर स्वाति मलिक कि अपना रिपोर्ट कार्ड, अपने मार्क्स बताने को तैयार नहीं। 2 साल पहले कांग्रेस क्या करा करती, क्या नहीं करा करती, वो आप बताते घूम रहे हैं। अपना बताने के लिए कुछ नहीं है हरियाणा में। संदीप जी, अगर आप सारी व्याख्यान सुनेंगे तो उपलब्धियों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि सब उपलब्धियां ही बताई जाती हैं। हाँ, क्योंकि कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं तो उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। तो जहां तक कांग्रेस की प्रवक्ता का सवाल है, उनको ये सोचने का हक है कि हमारे को उनकी ही सोच, उनकी तरफ सोचना पड़ता है। लेकिन वो शायद भूल नहीं है कि हमारी इतनी उपलब्धियां हैं, इसीलिए देश हम पे विश्वास रखता है। मोदी जी आज अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो वो आपकी तरफ देख के नहीं बने हैं, वो जनता में उन्होंने काम करा है और जनता का समर्थन और प्यार उनको मिला, इसलिए बने हैं। 9 साल 118 दिन जो मुख्यमंत्री रहे, ठीक चुनाव से और लोकसभा चुनाव से पहले क्यों हटा दिए गए मनोहर लाल खट्टर? इतना कमाल का काम कर रहे थे। तो हर प्रदेश की एक स्थिति होती है जिसमें कि राजनीतिक तौर पे चुनावों की दृष्टि से कैसे जीतना चाहिए उसका एक आंकलन होता है। उन समीकरण को बोझ बन गए थे, एंटी इनकम्बेंसी का खतरा था। मैं वो बता रहा हूँ। नहीं, आपने अभी अशोक तंवर वाला करा, ये देखिए हिंदुस्तान की राजनीति का एक दुर्भाग्यपूर्ण एक फिनोमेना जिसको मैं कह सकता हूँ। ये किसी भी पार्टी में हो रहा है कि इधर आओ, मौका लो, जाओ आओ। आपने बंगाल में देखा, आपने कहीं भी देखा। और मैं इसमें किसी एक राजनीतिक पार्टी को उसका बीजेपी ने तो पारंगत हासिल कर लिए, एक्सपर्टीज हो गई है 25, और वो भी भ्रष्टाचारियों की बात कर रहा हूं मैं, औरों की तो छोड़ दीजिए, वो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। वो मैं दिखा रहा हूं, भ्रष्टाचार, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, 25 भ्रष्टाचार के आरोप, 3 तो केस ही बंद हो गए, 20 में पता ही नहीं जांच कहां गई। सबको बुला लिया आपने। विपक्ष कहता है वॉशिंग मशीन लगा रखी है बीजेपी ने।
इसका इसका दूसरा पक्ष भी एक देखिएगा संदीप जी। जिस समय उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो कांग्रेस उनके बारे में क्या कहती थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सही है, इन्होंने सब कुछ ठीक करा है। उसके बाद अगर वो इधर आ गए तो फिर ये हो गया कि ये तो भ्रष्टाचारी थे। अगर ये भ्रष्टाचारी थे तो भाई तुमने अपने यहां उनको निकाला क्यों नहीं था? तुम्हारे निकालने के बाद हमने लिया है, या वो हमारे आने के बाद वो भ्रष्टाचारी हो आप गए? धो देते हैं, तो दाग धो देते हैं, जो आने को तैयार नहीं होता उसे जेल में डाल देते हैं। एक सेकंड संदीप जी, ये तर्क जो है 5-10 साल से चलता आ रहा है और जनता के बीच में ये विषय बना के जनता ने इसके ऊपर अपना मत भी दे दिया है। तो कहां उस बात को उठा के क्या नहीं, आप चलिए, अभी फेरिस जो कह रहे थे इतनी लंबी है कि बताते बताते आप थक जाएंगे। जो कांग्रेस के, एक सेकंड सुधांशु जी, कांग्रेस के जो आरोप हैं वो कहते हैं बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1। ये तो सरकार के आंकड़े भी आते हैं कि जी 81 किलोमीटर हमने मेट्रो लाइन बनाई थी, 1 किलोमीटर भी मेट्रो लाइन आगे बढ़ाई हो बीजेपी सरकार ने आकर। 12 हमने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए, 1 बनवाया हो बीजेपी ने। अब आप कह रहे हैं 22 जिलों में बनाएंगे, बना अभी तक 1 भी नहीं है। 6 IMT बनाए दिल्ली के चारों तरफ, बीजेपी ने 1 नहीं बनाया। इसका क्या जवाब देंगे आप? मैं आपको सबसे पहली बात करता हूं। बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये थी कि जो नौकरी की इंडस्ट्री चल रही थी भ्रष्टाचार की, उसको खत्म कर दिया। कितनी नौकरियां दी गई वहां के युवाओं को, और एक इल्जाम भ्रष्टाचार का नहीं लगा। इससे बड़ी कोई उपलब्धि आपको लगती है? आप तो हरियाणा को यू नो इट एट द बैक ऑफ योर हैंड संदीप जी। आपने खर्ची पर्ची का चलन आपने खत्म किया। देखिए, मैं जो वैलिड पॉइंट होते, पर एक मिनट सुनिए ना। 4.5 लाख पद खाली पड़े हैं, अब 2 लाख भर देंगे। 2 लाख आप भी कह रहे हैं, 2 लाख कांग्रेस भी कह रही है। वो पद क्यों खाली पड़े हुए हैं, उसका जवाब नहीं मिलता। और C और D में खर्ची और पर्ची नौकरियों में बंद हो गई। A और B में क्या हुआ? वो HSC के चेयरमैन के यहाँ कितने 3 करोड़ रुपए ही मिले थे। मैं वही बता रहा हूं कि आप सबसे बड़ी बात देखिए कि नौकरी के अंदर भ्रष्टाचार पे जो अंकुश रखा, और जहां किसी ने कोशिश करी उसके खिलाफ किसने कार्रवाई करी? हमारी सरकार ने करी ना। कि अगर कोई बैड एप्पल आ गया है तो ये नहीं है कि क्योंकि हमने इसकी नियुक्ति करी तो इसको रखना है। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई नौकरी के अंदर पैसा लेके या किसी तरह का भ्रष्टाचार करे, उस पर कुठाराघात हुआ। और इसको मुझे लगता है आज सबसे बड़ी जो है हरियाणा की जनता में सबसे बड़ा जो एक भाजपा के आकर्षण के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो कहता है ना मेरी जात देखी गई, ना मेरे से पैसा मांगा गया, मुझे मेरी गुणवत्ता पे नौकरी मिली। ये व्यवस्था तो रामराज की होती थी। मेरा जो आप अच्छे सोफोलॉजिस्ट भी हैं, कम लोग जानते हैं सुधांशु मित्तल। पर मैं पहले दिन से, जब भी हरियाणा पर हमने ये चर्चा की है, पहले दिन से मैं ये कह रहा हूं, हरियाणा के मन का जो मिजाज जो है, आम हरियाणवी क्या कहता है, भाई लोग जतान लाग रहे हैं कांग्रेस ने, और कार्यकर्ता हरवा रहा है बीजेपी को। कार्यकर्ता की नाराजगी, और जो, एक मिनट सुनिएगा, 6 बाहरी उम्मीदवार, 10 लोकसभा सीट जो थी हरियाणा की, आपने जो उम्मीदवार उतारे 6 तो बाहरी थे। और अब आपका कांग्रेसीकरण पूरा लगभग कंप्लीट होता दिख रहा है, सबको ही तो ले आए। और रामविलास शर्मा जैसा जो 80 के दशक में अकेला बीजेपी का झंडा उठाने वाला वाहिद शख्स था हरियाणा में, उसे भी फूट फूट कर रोना पड़ गया। ये एक परेशानी का सबब है क्या? संदीप जी, राजनीति में एक और चीज समझिए कि राजनीति कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है, वो एक बहती हुई नदी है। 1980 का नेतृत्व अगर 2024 में भी रहने वाला है ना, तो शायद गति नहीं रहेगी किसी भी संगठन में। मैंने भी 45 साल करे हैं, और मैं आज मानता हूं कि नई जो पीढ़ी आई है, हम लोगों ने अपना समय देखा है, उसमें करा, जितनी मेहनत हो सकती थी पार्टी के लिए करी, लेकिन हमें भी जो है नई पीढ़ी के लिए स्थान बनाना पड़ेगा। हतोत्साहित होता है, हतोत्साहित होता है आम कार्यकर्ता की नाराजगी लोकसभा चुनाव में भी थोड़ी भारी पड़ी थी बीजेपी पर। अब वही बात, यूपी उसका उदाहरण है। आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं, आपकी तरफ यूपी का उदाहरण भी मुंह बाय खड़ा है। देखिए संदीप जी, एक कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर।
कि अगर आप जीते, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर। तो अब ड्रग्स को लेकर आपने आखिरी दाव चल दिया क्या कि अरे ये कांग्रेस वाले नशे में धकेल देंगे सारे युवाओं को? हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात में वो बड़ी बड़ी खेप जो पकड़ी गई थी, आज तक यही नहीं पता इनका हुआ क्या 2021-22 की, उसकी भी तो जानकारी साझा होनी चाहिए। मैंने वही आपकी बात सुनी थी और मैं चाहता था उस पर अपनी प्रतिक्रिया दूं। एक 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 ड्रग्स का किसी राजनीतिक व्यक्ति का सरगना होना और एक ऐसे राज्य में ड्रग का मिलना जो कि बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट्स जितनी होती हैं या जितनी कोस्टल स्टेट्स होती हैं, दे आर हॉटबेड्स ऑफ स्मगलिंग। दो सत्य हैं। वो जो गुजरात में पकड़ी गई थी, वो क्या भाजपा के किसी राजनेता के कुकर्म थे क्या? आप किनको किन से तुलना कर रहे हैं? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आप कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता है, सरकार का आशीर्वाद है, तो ऐसे धड़ल्ले से 2.25 लाख करोड़ रुपए, मेरे शब्द नहीं है, ये पवन खेड़ा के। हाँ, तो पवन खेड़ा 1 साल बाद जाग के कुछ भी बोलेंगे अपने को बचाने के लिए, या ये देखने के लिए कि उनके राज्यों में क्या हो रहा था जिसकी वजह से आज उन पे उंगलियां। ठीक है, स्वाति मलिक एक क्विक कमेंट चाहूंगा, उसके बाद एक्सपर्ट्स की राय पर आऊंगा। ड्रग्स, ये नशा, ये मुद्दा युवा झटका तो नहीं दे देगा? आपका मतलब नेता था ना, ये तो आप डिनाई नहीं कर रहे, तुषार गोयल कांग्रेस का हिस्सा था और इतनी बड़ी खेप पकड़ी जाती है, उसका सरगना है वो। संदीप जी, ये जितना भी हुआ है और जो जिनकी फोटो अभी आप दिखा भी रहे हो दीपेंद्र जी के साथ, ये सारा अगर पकड़े गए हैं तो आई एम श्योर जो भी पार्टी, जो भी आएंगे, चाहे वो बीजेपी, जब अगर बीजेपी आती भी है तो आई एम श्योर वो भी उनको सजा देंगे। अगर कांग्रेस आती है तो वो भी उनको, हम तो देंगे ही देंगे सजा, वो कोई बात नहीं है। अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं। मैं राजनीतिक नुकसान की भी बात कर रहा था। नहीं, राजनीतिक नुकसान नहीं, राजनीतिक नुकसान इसलिए नहीं होगा संदीप जी, क्योंकि जैसे मैंने बोला, दोनों की मार्कशीट देखी जाएगी, हमारी पुरानी भी देखी जाएगी, इनकी भी देखी जाएगी। तो मार्कशीट देखी जाएगी, रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। बलवंत अक्षक, क्या ये ड्रग्स का मामला हरियाणा में कोई गूंज है इसकी? कल से इसको बहुत प्ले किया जा रहा है और खास नेशनल मीडिया में तो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं संदीप जी आपको ये कहूंगा कि युद्ध और प्यार में सब जायज है। एक रात बची है मतदान के लिए, तो इस तरह के वीडियो भी वायरल होंगे, इस तरह की खबरें भी आएंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, लोगों ने तो विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही अपना मन बना लिया था कि उन्होंने किसको हराना है, किसको जिताना है। ये बातें चलती जिताने के लिए वोट पड़ने वाला है कि हराने के लिए वोट पड़ने वाला है? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। हराने के लिए वोट पड़ने वाला है, हराने के लिए वोट पड़ने वाला है। लोगों ने मन बनाया हुआ है। आप अब उसको किसी भी तरीके से कोशिश करें डिरेल करने की। पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही थी दलितों का बड़ा अपमान होता है, अशोक तंवर को पार्टी से अपमानित करके निकाल दिया, शैलजा मैडम का सम्मान नहीं हो रहा। अब खुद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक तंवर कह रहे हैं कि मेरा भाजपा में मन घुट रहा था। भारतीय जनता पार्टी जिस हथियार को लेके चली थी कांग्रेस के खिलाफ, दलितों को दूर करने की कोशिश में, वो उल्टा पड़ गया। कल से तो भाजपा उस पर कुछ बोल ही नहीं रही है। जब से अशोक तंवर कांग्रेस के मंच पर गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप कुछ बोलने के लिए नहीं सूझ रहा था। अब एक नया मुद्दा आया है। मैं कह रहा हूँ, हुड्डा साहब वहाँ जाके कह रहे हैं आदमपुर में कि मैं अगर सत्ता में आया तो 2 काम करूँगा। हमने आज से पहले जब से जेजेपी और बीजेपी की सरकार बनी है, उससे पहले हमने हरियाणा में चिट्टा का नाम नहीं सुना था। पंजाब में चिट्टा था, हरियाणा में नहीं था। अगर हमें कमान मिली तो ना चिट्टा रहेगा ना अपराधी रहेंगे। ये उन्होंने आदमपुर में भजनलाल के इलाके में जाके बात कही है। दूसरा, विधानसभा की मैं आपको बात करूं, आप अभय चौटाला जी के बयान निकलवा के देखिए। विधानसभा में उन्होंने भाजपा के कई नेताओं पर आरोप लगाए हैं कि ड्रग्स की बिक्री कर रहे हैं वो फतेहाबाद सिरसा जिले में। और तो मतलब ये आरोप प्रत्यारोप में ये मामला गुल हो जाएगा। पर एक बड़ा मुद्दा या चेहरा या इशू क्या है जो हरियाणा के चुनाव तय करने वाला है? बलवंत जी, हाँ, मेरा सवाल सीधा है आपसे। एक वो चीज बताइए। आपका सवाल मैं कह रहा हूं जी, मैं ये बता रहा हूं कि हरियाणा में जो मेन मुद्दा है
वो तो जवान, किसान और पहलवान का है। और आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों को अपनी तरफ खींचने के लिए कहा कि हम स्मारक बनाएंगे, हम उनको शहीद का दर्जा देंगे जिन आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान गई, हम एमएसपी देंगे और हर परिवार के जो जान गंवाने वाले हैं उनके एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। पहलवानों को जो तंग किया गया तो आपके सामने विनेश फोगाट उम्मीदवार के तौर पे हैं ताकि पहलवानों को अपने साथ जोड़ सकें। और तीसरा जो अग्निवीर योजना थी, आप उसको दक्षिण हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार कामयाबी नहीं मिलती है तो सबसे बड़ा कारण जो है वो अग्निवीर योजना होगी। आपने दक्षिण हरियाणा का जिक्र किया। दक्षिण हरियाणा जीटी रोड का इलाका, ये इलाके हैं जो मजबूत गढ़ थे कांग्रेस के पहले, और बाद में वो हो गए बीजेपी के। बीजेपी के किले में क्या कोई सेंधमारी होती दिख रही है? निश्चित नहीं, बीजेपी के लोगों ने सेंधमारी नहीं, लोगों ने तो मन बनाया हुआ है कि हमें किसको हराना है। अब कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं जो उसको हराने जा रहे हैं वो। आप देखिए कल जब एग्जिट पोल आएंगे तो आप खुद ही संदीप जी कहेंगे कि वहाँ कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में एज है, कांग्रेस की हम तो 8 तारीख तक का इंतजार करेंगे। राजनीति में ये बातें छत्तीसगढ़ को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर भी कही जा रही थी कि भाई डन डील है, गिवन है कि वहाँ पर कांग्रेस जीत जाएगी। और विनोद शर्मा, आप भी उस बात के साक्षी रहे हैं जो हमने पिछले साल इसी वक्त से चर्चाएं जो शुरू की थी, दिसंबर तक हुई थी। पर क्या ओवर कॉन्फिडेंस एक समस्या बनकर उभर रहा है कांग्रेस के लिए? कुमारी शैलजा मतलब आखिरी दिन तक शी इज नॉट विलिंग टू लेट गो, वो अपना पैर अटकाए बैठी हुई है। देखिए, वो अच्छी नेता हैं, प्रतिभाशाली नेता हैं, बट शी इज पंचिंग अबव हर वेट। 2019 में जो कांग्रेस की हार हुई थी उसका प्रमुख श्रेय किसको जाना चाहिए आपकी नजर में? आप तो एक्सपर्ट हैं हरियाणा पे। किन लोगों के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रोजेक्ट नहीं किया गया आखिर तक, और जब किया गया तो इट वाज टू लेट। और उसके बावजूद 31 सीटें लेने में कांग्रेस कामयाब हुई थी। ये सिर्फ 1 महीने पहले ये चीजें, वो फैला हुआ रायता उसे समेटने की कोशिश की गई थी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की मेमोरी रिकॉल बड़ा खराब हो चुका है और कांग्रेस की आदत पड़ गई है बार बार अपनी गलतियां दोहराने की। देखिए, शैलजा जी जो हैं, मैंने जैसे कहा, बहुत अच्छी नेता हैं और उनको भी शायद हरियाणा में चांस मिलना चाहिए था। बहुत दिनों से, बहुत बरसों से मुशक्कत कर रही हैं वो। जिस तरह से उनको चांस मिलना चाहिए था उसी तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी चांस मिलना चाहिए था, जो कांग्रेस छोड़ के बीच में बीजेपी में चले गए थे और केंद्रीय मंत्री भी हो गए थे। ये तीनों इकट्ठे होते थे जब भजन लाल का वर्चस्व था। तीनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन इन तीनों में से एक का दाव लग गया जिनका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और वो इनको लगता है कि जगह नहीं दे रहे हैं आज के दिन। लेकिन मैं समझता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने जीवन का, राजनीतिक जीवन का आखिरी पारी खेल रहे हैं और इस बार उनको ही श्रेय मिलेगा, भले ही हुड्डा कैंप के सब जानकार जो हरियाणा के हैं, विनोद कह रहे हैं 72 उम्मीदवार तो हुड्डा कैंप के हैं। तो उसमें ये खामखा जो असमंजस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसमें आला कमान का भी गाहे बगाहे कोई इशारा है, कोई मौन सहमति है क्या? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि नारायणगढ़ में राहुल गांधी हाथ, एक मिनट पूरी बात ताकि दर्शकों को समझ में आए, नारायणगढ़ में तो हाथ मिलवा रहे हैं कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राहुल, लेकिन कल कुमारी शैलजा आकर सोनिया गांधी से मिल रही हैं और आज कहती है मैं रेस में हूं, मुझे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके मायने क्या निकालें? देखिए ऐसा है, कोई मायने निकालने की जरूरत नहीं है। वहां पर वो अपना काम कर रहे हैं और सोनिया गांधी अगर मुलाकात कर रही है उनसे, तो सोनिया गांधी अगर जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो जब बुला के उनको कहेंगी कि नहीं मान जाओ,
तो ये मान भी जाएंगी। देखिए यूएसपी शैलजा जी का क्या है? शैलजा जी का यूएसपी ये है कि वो एक दलित समाज से आती हैं, दूसरा उनके पिता बड़े वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस पार्टी के, लंबे ये परिवार कभी कांग्रेस छोड़ के नहीं गया। लेकिन दूसरी बात भी सुन लो, हुड्डा परिवार भी कभी कांग्रेस छोड़ के नहीं गया। हाँ, ये बरसों से कांग्रेस के लॉयलिस्ट रहे। नहीं इसमें तो ये चॉइस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही जिक्र होता है। चौधरी रणबीर रणबीर सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे, और उनके पिता यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा चौधरी माटूराम वो महात्मा गांधी के सहयोगी थे। पर यहां पर खेल दरअसल 2005 का अटका हुआ है क्या विनोद? क्योंकि आप हमसे ज्यादा ये पूरा खेल समझते हैं। 2000 नहीं, एक मिनट, ये दर्शकों को ये चीज ये बहुत जरूरी है। ये सवाल मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा। खेल कहीं ये तो नहीं कि 2005 अपने आप को दोहरा दे? भजन लाल के हाथ में कमान थी, कहने को अध्यक्ष थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चेहरा वो थे, वो नहीं बने। बीरेंद्र सिंह याद दिलाते रह गए, जी राजीव गांधी ने मुझे भरोसा दिया था 90 में कि भाई मुख्यमंत्री तू बनेगा, वो नहीं बनाए गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना दिए गए। ये अब जो ताल ठोकी जा रही है, कहीं कहानी में ट्विस्ट इन द टेल तो नहीं है सीएम की पोजीशनिंग को लेकर कि जी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हो गया? ये अगर पत्ता खेलती है आला कमान तो हार जाएगी गैम्बिट। ये गैम्बिट फिर वो हार जाएगी। देखिए मेरी बात सुनिए आप, कि आज के दिन शैलजा जी जो कश्मकश कर रही हैं, बार बार अपना दावा पेश कर रही हैं, उसके चलते शायद उनके इंगित किए हुए 2-3 लोगों को मंत्री बना दिया जाए। वो बार्गेनिंग हो सकती है, लेकिन ये बार्गेनिंग नहीं हो सकती कि आप मुख्यमंत्री हो जाएं। पहले सवाल से ही आखिरी सवाल की तरफ जाता हूं, गांव बस यानी मंगते आएंगे? नहीं, वो तो खैर आपकी बात कई दिन से है और कांग्रेस में होता रहा है। कांग्रेस ये नुकसान का सबब हो सकता है। कांग्रेस में आप छत्तीसगढ़ में देखिए, पिछली बार जब सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में रसाकसी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में रसाकसी थी, राजेश पायलट या जीत तय माने बैठे हैं और 2005 वाला खेल ना हो जाए। हुड्डा कैंप में भी दिल की धड़कनें तेज हैं और दूसरों को लग रहा है एक बार हो चुका है, अब भी हो सकता है। 2005 वाला खेल नहीं होगा, मुझे वो संभावना बहुत कम लगती है या नहीं लगती है। उसका कारण बता दूं, 2005 का चुनाव कांग्रेस ने ओम प्रकाश चौटाला की जो सरकार थी उसके तथा कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा बना के लड़ा था, पूरी तरह से मुद्दा बना करके। और जब चुनाव जीती कांग्रेस पार्टी, और भजन लाल जी पर तमाम तरह के आरोप थे उनकी सरकार के, और उनकी छवि भी जो है बहुत विवादास्पद थी। ऐसे में चौटाला के बाद भजन लाल को बनाना कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए बहुत मुश्किल था, और हुड्डा संगठन चूंकि अध्यक्ष थे और साफ सुथरी छवि के नेता थे, इसलिए उनको आगे लाया गया। नहीं, वीरेंद्र सिंह को किया हुआ वादा भी तो था जो याद दिला रहे थे वो उस वक्त। वीरेंद्र सिंह को वादा किया हुआ जरूर था, लेकिन वीरेंद्र सिंह शायद अपनी जमीन खो चुके थे उस वक्त हरियाणा में, और ये इसके बहुत सारे कारण, कभी इस पर भी चर्चा कर लेंगे। दूसरी बात, इस बार जो चुनाव का मुद्दा है कांग्रेस का, वो भ्रष्टाचार से ज्यादा क्या है? किसान, जवान, पहलवान। किसान किस वर्ग से सबसे ज्यादा है, पहलवान किस वर्ग के सबसे ज्यादा है, और जवान किस वर्ग के सबसे ज्यादा है? तो पर ये तो बीजेपी की पिच पर तो नहीं फंस जाएगी कांग्रेस की जाट वर्सेस नॉन जाट राजनीति? वो समीकरण की इसमें जाट नॉन जाट कहां से आ गया? छत्तीस बिरादरी का खेल है भाई। किसानों में खाली जाट थोड़ी है। हाँ, नहीं है, पर पहचान के तौर पर मैं जो दिल्ली में और खासकर बैठकर जो पहचान करते जवानों में खाली जाटों के लड़के जाते हैं, सब नहीं, कतई नहीं। और पहलवानों में भी आप देखिए हर तरह के बिरादरी से हैं। लेकिन ग्रामीण, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्रामीण समाज की बात हो रही है। और शैलजा जी दलित समाज की आती हैं, अच्छी नेता हैं, चौधरी रणबीर सिंह की बेटी हैं, और सही बात है कांग्रेस के प्रति वफादार भी है, लेकिन ग्रामीण अंचल में जो प्रभाव मैं सारे छत्तीसगढ़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, वो शैलजा जी का नहीं है। और अगर हम बीजेपी की बात करें, नायब सिंह सैनी पर पूरा का पूरा दारोमदार डाल दिया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी भी कभी भी वो रिलक्टेंट कैंपेनर नहीं दिखे हैं? 11 रैलियां की 2014 में हरियाणा में, 7 की 2019 में, इस बार 4 ही की हैं। देखिए रैलियां भी कम की हैं और रोड शो एक भी नहीं किया। और इन 4 रैलियों में से सिर्फ एक रैली में मनोहर लाल खट्टर मंच साझा करते दिखे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी ने मंच क्यों नहीं साझा किया पीएम की रैलियों में? दूसरा, उनके पोस्टर भी नहीं लगे।
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पर पार्टी, ये थोड़ा भुला दिया जाएगा कि 9 साल 118 दिन कौन था मुख्यमंत्री? भाई वो संकेत तो 2019 में दे दिया था हरियाणा की जनता ने, जब 40 पे अटका दिया था भारतीय जनता पार्टी को। और वो भी नमो फैक्टर चला था, मनो नहीं। नमो मतलब नरेंद्र मोदी, मनो उस टाइम मनो कहने वाले भी बहुत थे, और मनो की वजह से 40 आई थी। हाँ। और कांग्रेस 31 में रुकी थी, 15 से 31। हाँ। वरना अगर नमो फैक्टर नहीं चलता तो शायद उसी समय तख्ता पलट हो जाता। और ये उस समय चुनाव हुआ था जब पुलवामा और बालाकोट की जो स्ट्राइक थी, उससे राष्ट्रवाद का ज्वार जो है पूरा शबाब पे था। 370 अनुच्छेद 370 हटाया गया था 5 अगस्त को। हाँ। उसके बाद चुनाव हुए थे। तो 370 पुलवामा का आतंकवादी हमला और उसके बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक, और इस सब के बीच में नरेंद्र मोदी जी का अपना प्रभाव, अपनी लोकप्रियता, सब मिला के चुनाव हुआ था। और 2014 की शानदार भाजपा की 2019 की शानदार भाजपा की जीत, उसके बावजूद वो 40 पे आकर अटक गई। तो इस बार इसीलिए इन्होंने खट्टर जी को हटाया। अब खट्टर जी को हटाया तो बाद में चुनाव कैंपेन्सी में हटा लिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो मनोहर लाल खट्टर को लेकर। ठीक है, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा सुधांशु मित्तल पर, एक अतीत की बात, क्योंकि आप एक बहुत ही मुकम्मल सोफोलॉजिस्ट भी हैं। हरियाणा में जब तीसरी बार कोई सरकार जा रही होती है, 10-10 साल तो खैर बहुतों ने नहीं काटे, बंसीलाल 2 बार सरकार बनाने के बाद तीसरी बार गए तो 3 सीटों पर सिमट गए थे। ओम प्रकाश चौटाला 9 सीटों पर, बलवंत अक्षक की है ये जानकारी, इन्होंने साझा की थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार जब चुनावी मैदान में 2014 में गए तो 15 सीटों पर सिमट गए थे। थर्ड टाइम लकी वाला केस नहीं हुआ है हरियाणा की राजनीति में। संदीप जी, हमेशा इतिहास जो है वह वर्तमान और भविष्य दोनों नहीं तय करता। हर चीज के एक एक्सेप्शंस भी होते हैं और हर चीज की नई नई परंपराएं भी पड़ती हैं। पहले जो था, हमेशा ऑल्टरनेट गवर्नमेंट्स होती थी पंजाब के अंदर, नहीं हुई ना, फर्क आ गया ना। तो मतलब आप कह रहे हैं हिस्ट्री विल नॉट रिपीट इटसेल्फ।